पेपर अच्छा था। आई होप एवरीवन पेपर वाज गुड। पहले सबसे पहले हाउ यू प्लान योर टूडेज एंटायर जर्नी। तो बच्चों सुनो ध्यान से वापस एक बार, फटाफट लिख लो जो मैं कह रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ योर प्लानिंग। फटाफट लिख लो। देखो, इफ यू टॉक अबाउट कॉन्ट्रैक्ट, देखो आपके पास कितना टाइम है और क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहली चीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखो कॉन्ट्रैक्ट, एसओजी लिख लो फटाफट। एसओजी है पार्टनरशिप, कंपनीज एंड योर एलएलपी। इसके साइड में आपके पास इंग्लिश जो आपको पढ़ना है वो है। आज अगर मैं बेसिस लूं कि मेरे साथ पढ़ने के साथ साथ 7 से लेकर 12 बजे तक आज आप सब पढ़ सकते हो, बोलो हाय ना एवरीवन। यस सर। से लेकर 12 बजे तक आप पढ़ सकते हो। कल सुबह 12 बजे भी आप सोओगे, 12-1 बजे, मतलब आज आप 5 से 6 घंटा पढ़ोगे आज। नंबर 2, आज 5 से 6 घंटा। नंबर 2, कल सुबह 6 बजे उठकर, 6:30 बजे उठकर या 7 बजे उठकर, बाय 7:30 यू शुड बी ऑन योर टेबल टू स्टडी बाय 7:30 AM। तो कल 7:30 से लेकर नेक्स्ट उस दिन का 12 बजे तक आपके पास 16 घंटे है। उसमें से आपको 12 घंटे पढ़ना है। कितना घंटे? 12। तो कल का टाइम टेबल 12 घंटे का हम बनाएंगे। आज का 5, कल का 12, हो गए 17 घंटे। अगले दिन सुबह को और 5 घंटा हमें पढ़ना है, मतलब मोटा मोटी 22 घंटा मिनिमम। और कल 14 घंटा पढ़ा तो 24 घंटा मिनिमम आपका टाइम टेबल बनेगा। कितना घंटा बच्चों? 24 घंटा। ठीक है। टेल मी एवरीवन, आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए कितना आवर्स है? सच बोलना सब लोग, आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए कितना घंटा चाहिए? सच बोलना। 10 आवर्स। कितना? 3 घंटा। कितना? 3 घंटा। Sir, 4 hours. 4 घंटा। तो मीन दृष्टि 3 to 4. हम पकड़े 4 घंटा पकड़ते, मैक्सिमम 4 घंटा पकड़ते हैं। तो 24 में से 4 घंटा गया, कितना बचा? 20 घंटा बचा एवरीवन। Yes. शाबाश। अब ये 20 घंटे में से, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये 20 घंटे में से आपको 15 घंटे कंटेंट पढ़ना है। सुनो ध्यान से मीट एवरीवन, 15 घंटे क्या पढ़ना है? कंटेंट। और 5 घंटा क्या पढ़ना है? आपके क्वेश्चन आंसर्स। हेलो। Yes, sir. 15 घंटे के बेसिस पे अभी आप देखो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट, कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप, एलएलपी, एवरीथिंग। तो मैं ऐसा मानूं कि आपको जो मैंने नोट लिखा है मीट, उस हिसाब से आप एलएलपी 1 घंटे में आराम से कर सकते हो, बोलो है या ना? 1 घंटे Yes, में। sir. नंबर 2, आप कंपनीज एक्ट पूरा पढ़ोगे तो मेरे हिसाब से 3 घंटा। कितना घंटा? 3 घंटा। 3 घंटे में आप पूरा Yes, कंपनीज sir. एक्ट पढ़ सकते हो। 3 घंटे में पूरा कंपनीज एक्ट पढ़ सकते हो। आज मैं आपको पहले कंपनीज एक्ट करवा देता हूँ पूरा रिविजन फटाफट से। आपका 10 मार्क, उसका एलएलपी आपके पास ऑलरेडी है, 1 घंटे का काम है, आराम से पढ़ लोगे। सुनो ध्यान से, 4 घंटे हुए। आपका एसओजी, आपका पार्टनरशिप, मेरे हिसाब से आपका एसओजी है 4 घंटा। कितना घंटा? 4। एवरीवन आर यू फाइन विद 4 घंटा एसओजी आराम से? Yes, sir. जिन्होंने वो 4 घंटे में एलएलबी आराम कंपनी एसओजी कर सकता है। 4 और 4 8 हो गया। पार्टनरशिप एक्ट मैं को 3 से 4 घंटे का बेसिस लेके चल रहा हूँ। पार्टनरशिप एक्ट वापस 2 घंटा, कम इंपॉर्टेंट है 2 घंटा पार्टनरशिप एक्ट। और फिर आपके पास जो 10 घंटा बचता है, 5 घंटा पढ़ने का और 5 क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने का, ये पूरा का पूरा आपका ध्यान किस पे होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? Yes, sir. बच्चों अगला टाइम आपका शुरू होता है। आज मैं आपको पहले पार्ट पे मैं कुछ बायहट नहीं करवाने वाला हूं ना, मैं आज कुछ याद करवाने वाला हूं। मैं आपको ऐसी चीजें याद करवाऊंगा जो आपको पढ़ने में काम में आए। तो पहला पार्ट
जो मुझे ध्यान में देना है, पेंसिल हो, आपकी नोट्स आपके हाथ में होनी चाहिए, और यह शुरू करता हूं मैं। अगला आधा घंटा में आपका पूरा कंपनीज एक्ट पूरा कर दूंगा, एलएलपी की इंपॉर्टेंट पार्ट पूरा कर दूंगा। मेरी इच्छा है कॉन्ट्रैक्ट में आप स्कोर कर ही लोगे, इंपॉर्टेंट है कि बाकी टॉपिक में भी स्कोर करना। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कंपनीज एक्ट का होगा, मैं क्या कर रहा हूं, जितने क्वेश्चंस मुझे लगता है क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं उतने क्वेश्चंस मैं क्रिएट कर रहा हूं यहाँ पे। ये क्रिएट करने से क्या होगा कि यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कि एग्जाम में मुझे क्या पूछ सकते हैं, मुझे कैसे तैयारी करनी है। कैन वी स्टार्ट? Yes, sir. कंपनीज एक्ट का पहला क्वेश्चन किस बेसिस पे आएगा? सर कंपनीज एक्ट का पहला क्वेश्चन हो सकता है रिगार्डिंग फीचर्स ऑफ कंपनी। उसमें क्या लिखना होता है सर? वही सेवरल एंटिटी, कॉमन सील, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लायबिलिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, कॉमन सील। सर याद आ गया, आ गया। सर और केस स्टडीज में क्या आ सकता है? केस स्टडी में वो पूछ सकते हैं हमें एक कि सर सेपरेट लीगल एंटिटी के ऊपर मैकोरा का केस स्टडी जो हमने डिस्कस करा है, या फिर सलोमन से सोलोमन, जो भी केस स्टडी हो जहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी का पार्ट, सलोमन से सोलोमन या फिर मकोरा, ये दो में से एक केस स्टडी आपको एग्जाम में आएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, एक सेपरेट रिकॉर्डिंग सिर्फ केस स्टडी के लिए मैंने बनाई हुई है, जो मैं रिलीज करूंगा, एक रात को एक कल सुबह। तो आपको कोई भी केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं है दूर कहीं से भी, सब केस का समरी उसके अंदर कवर हो जाएगा वापस एक बार, वो भी सिर्फ 5 से 10 मिनट का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और 5 से 10 मिनट का कंपनीज एक्ट इन टर्म्स ऑफ केस स्टडी, वापस एक बार। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आता है, सर कॉमन सी को यूज करना जरूरी है या ऑप्शनल? तो अभी से हमने क्या सीखा है सर, वो ऑप्शनल है, क्योंकि अगर आपके दो डायरेक्टर्स या एक सीएस डायरेक्टर साइन कर लेता है तो कॉमन सील फिर क्या हो जाता है? ऑप्शनल हो जाता है। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है एग्जाम में सर? तो अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि लिफ्टिंग और कॉर्पोरेट क्या होता है, उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिससे हम क्या कहते हैं, एक्सेप्शन टू सेपरेट लीगल एंटिटी कहते हैं। तो उसमें वो क्या पूछ सकते हैं हमें? सर वो हमें पूछ सकते हैं कौन से ऐसे केसेस है जिसमें कोर्ट ने कॉर्पोरेट विल लिफ्ट की थी, जिसमें कोर्ट ने कॉर्पोरेट विल लिफ्ट की थी। तो हमने एक देखा 300 की पेटिट देखा था, डेमलर देखा था, हॉर्न का केस स्टडी देखा था, या फिर बोनस पे ना करने का वर्किबल का केस स्टडी देखा था। ऐसे हमने केसेस देखे थे किस बारे में, कब कॉर्पोरेट विल लिफ्ट होगा उसके बारे में। ठीक है सर, ये अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हो सकता है केस स्टडी के बेसिस पे भी या थियरी पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question to every one of you, sir they may ask you explain types of companies limited by shares and limited by guarantee। ये आपका डिस्टिंक्शन एग्जाम में हो सकता है, explain types of company limited by shares limited by guarantee। इस केस में वो हमें पूछेंगे क्या कि गारंटी कंपनी का फीचर्स क्या होता है और शेयर और लिमिटेड बाय शेयर का फीचर क्या होता है। ठीक है सर, सबसे बड़ा फीचर ये होता है गारंटी कंपनी में आपकी लायबिलिटी गारंटी जितने दी उस पर होती है, शेयर में जितना अनपेड शेयर है उस पर होती है। गारंटी कंपनी की लायबिलिटी सिर्फ बाइंडिंग में इन्वोक होती है, शेयर की लायबिलिटी कभी भी आप इन्वोक कर सकते हो। ठीक है सर, इसके अलावा डिफाइन प्राइवेट कंपनी, डिफाइन पब्लिक कंपनी, डिफाइन ओपीसी, डिफाइन स्मॉल कंपनी, डिफाइन सेक्शन 8 कंपनी एंड डिफाइन डोरमेंट कंपनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए, डिफाइन प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1% कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सबसे मतलब ऑल क्लास ऑफ कंपनी जो हमने लिखा ही है, इसको आप अचूक भूलना मत सर। और कुछ सर, और उसके केसेस में एक केस प्राइवेट कंपनी में क्या आ सकता है सर, 200 की लिमिट काउंट किया जाती है और 200 में क्या काउंट नहीं होता, 200 में हम क्या काउंट नहीं करते, तो ज्वाइंट होल्डर्स को काउंट एक करते हैं, एम्प्लॉयज को जिसको शेयर अलॉट किया उसको काउंट नहीं करते सर। और कोई केस स्टडी? हाँ सर, आपका पेड अप कैपिटल ऑफ स्मॉल कंपनी पे केस हो सकता है। कौन सी कंपनी स्मॉल नहीं हो सकती? तो सर होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी और आपकी सेक्शन 8 कंपनी, वो स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती सर। एक केस इसमें भी हो सकता है, होल्डिंग कंपनी सबसे कंपनी रिलेशनशिप के ऊपर। हमारे आपने अगर क्वेश्चन आंसर की बुक रेफर करी है उसमें आपको मिलेगा कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई होल्डिंग एंड सब रिलेशनशिप। इन्वेस्टमेंट जो होल्डिंग ने किया है सब्सिडरी में वो भी काउंट किया जाता है, और सब्सिडरीज के इन्वेस्टमेंट अदर कंपनी भी हम काउंट करते हैं फॉर डिटरमाइनिंग द शेयर। मैं इस क्वेश्चन को कंसिडर करूंगा जब मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा सर। ये हो गया टाइप ऑफ कंपनीज के ऊपर इंपॉर्टेंट वन सर। इसके अलावा में सेक्शन 8 कंपनी पर क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर कोई डिविडेंड शेयर कर रही है तो क्या वो कंपनी सेक्शन 8 कंपनी क्या वो कंपनी बजट मानी जाएगी? आंसर इज नो। सेक्शन 8 कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसका ऑब्जेक्टिव होता है प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, कल्चर, रिलीजन। नंबर वो कंपनी कभी भी डिविडेंड दे सकती नहीं है,
और जो भी कमाती है वो सब री इन्वेस्ट करना चाहिए। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम सेक्शन 8 कंपनी कहते हैं। सर ठीक है। अब इसके अलावा मैम आपके पार्ट में रेलेवेंट क्या रहेगा, एक चीज है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का प्रोसीजर। अब आपको ये बहुत बोरिंग लगेगा, जैसे इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्रोसीजर का बहुत बहुत लंबा चौड़ा आंसर है, कितना लिखे कितना ना लिखे। तो आपको इस वीडियो खत्म होने का एक छोटा सा पीडीएफ मिलेगा, छोटा पीडीएफ जिसके अंदर हेडर्स होंगे, सिर्फ क्या होंगे, हेडर्स होंगे। एटलीस्ट हेडर्स बाहर करके रखना, अगर जरूरत पड़ी तो आप उस हेडर्स को लिख के आना, फिर भी आपको 6 में से 4 मार्क, 3, 3.5, 4 मार्क मिल जाएंगे। नहीं तो पूरा लिखना आपके लिए ऑलवेज टाइम कंज्यूमिंग माना जाता है। अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम्स के लिए, सर क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल के अंदर नॉमिनल कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। क्वेश्चन है कैपिटल का क्लासिफाई करो, कैपिटल को क्लासिफाई करो, तो बोला नॉमिनल कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, वो हो गया, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड, पेड अप, ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ कैपिटल। सर अगला प्रश्न क्या हो सकता है एग्जाम्स में, एक्सप्लेन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अलोंग विथ इट्स कंटेंट। तो क्या आता है, नेम क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज एंड लास्ट क्लॉज कौन सा होता है बच्चों, नॉमिनेशन क्लॉज। वो कौन सी कंपनी के लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ ओपीसी के लिए होता है। डू यू एग्री? सर वन बार और। क्या आपको समझ में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको हर एक चीज का व्यू दे रहा हूँ, आपके किताबों में आप टिक मार्क करो, ये सब चीजें मुझे एग्जाम में करनी है, नहीं तो मैं रिवीजन करवाऊंगा पूरा तो आप खुद नहीं पढ़ पाओगे। बोलो समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर। आगे आता है डॉक्ट्रिन आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स, डॉक्ट्रिन ऑफ विंडो मैनेजमेंट एंड डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स यानी क्या, तो सब पहले मीनिंग लिखना है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो ऑब्जेक्ट लॉस के बाहर है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो ऑब्जेक्ट लॉस के बाहर है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अल्ट्रावायर्स ट्रांजैक्शन कहते हैं। ऐसा क्लॉज जो ऑब्जेक्ट लॉस के बाहर है, ऑब्जेक्ट लॉस के, उसे हम अल्ट्रावायर्स कहते हैं। और जो अल्ट्रावायर्स होगा उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका इफेक्ट ये होगा कि वो वॉइड अग्रीमेंट माना जाएगा, उसका वॉइड अग्रीमेंट। सर केस स्टडी का नाम लिखेंगे फिर, सर एशबरी रेलवे कैरेज वर्सेस रिची, एशबरी रेलवे कैरेज वर्सेस रिची, दैट विल बी द केस रेफरेंस व्हिच विल बी यूज्ड हियर। ठीक है सर, आगे क्या लिखेंगे उसके अंदर, सर केस का रेफरेंस देंगे, इस केस में जो बिजनेस था ट्रांसपोर्टेशन का नहीं, रेलवे कैच बनाने का, उसका बिजनेस फाइनेंस में कवर होता नहीं है, इसे वो क्या माना जाएगा, इसीलिए वो ट्रांजैक्शन वॉइड अग्रीमेंट माना जाएगा। इसीलिए वो वॉइड क्यों, क्योंकि बिजनेस अगर आपका गाड़ी बनाने का है और फाइनेंस देने जा रहे हो तो वो वॉइड ही माना जाएगा, वैलिड माना नहीं जाएगा। आगे जाता हूं, अल्ट्रावायर्स ट्रांजैक्शन क्या रेटिफाई हो सकता है, सर कभी भी नहीं, वो अल्ट्रावायर्स था, अल्ट्रावायर्स है और अल्ट्रावायर्स रहेगा। सर आगे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की बात करें तो उन्होंने हमें पढ़ाया था डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्ट्रिन और इंडोर मैनेजमेंट यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लॉ हमें कहता है कि आपका ट्रांजैक्शन इंट्रावायर्स द कंपनी है लेकिन आपका कॉन्ट्रैक्ट अल्ट्रावायर्स डायरेक्टर्स है, डायरेक्टर्स ने अपनी अथॉरिटी के बाहर काम किया है, इससे अल्ट्रावायर्स डायरेक्टर्स हो जाता है और इंट्रावायर्स द कंपनी है। ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के लिए लायबल है, कंपनी लायबल है टू पे द मनी। केस का नाम क्या था, केस का नाम था रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कोन, केस का नाम था रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कोन। यहाँ पे हमने सीखा डायरेक्टर्स की ड्यूटी थी क्या जानने की, कि अगर उन्हें अप्रूवल लेनी थी मेंबर्स की तो उन्हें लेनी चाहिए थी, अगर उन्हें नहीं ली तो गलती डायरेक्टर्स की है, थर्ड पार्टीज की नहीं है, इसीलिए थर्ड पार्टीज एनफोर्स कर सकती है कंपनी को। तो ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, या तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स या तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। सर इसका इफेक्ट क्या रहेगा, इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और कंपनी लायबल है पे करने के लिए। सर एक्सेप्शन है इसके, सर हाँ है ना, टोटल 3 एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन नंबर 1 नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, अगर आपको नॉलेज है इरेगुलरिटी का तो आपको बेनिफिट नहीं मिल सकता, आपको पता था अप्रूवल नहीं लिए तो आपको बेनिफिट नहीं मिल सकता। नंबर 2 सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, नंबर 2 सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, यानी अगर आपको लगा कुछ झोल हो रहा है, कुछ तो लोचा है, तो अकाउंटेंट के पास बेचने का कैसे आ गया, अकाउंटेंट के पास थोड़ी अथॉरिटी होती है बेचने की, ऐसा कुछ भी लोचा आपके सामने आ जाता है तो आप क्या कह दोगे, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। नंबर 2 आपके साथ चोरी हुई है, फॉर्जरी हुई है, तो फिर भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको 3 एक्सेप्शन याद रखने हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 किस बारे में है बच्चों,
नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। नंबर 2 किस बारे में है? सस्पिशियस। नंबर 3 फॉर्जरी, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। इसी वजह ने मुझे मैसेज किया है सर डॉक्ट्रिन ऑफ कंसर्न नोटिस और अल्ट्रावायलेट में क्या फर्क होता है? दोनों एक ही है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंसर्न नोटिस और डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायलेट दोनों एक ही है, नजरिया अलग अलग है, इफेक्ट सेम आएगा, इफेक्ट सेम आएगा, दोनों एक ही है। आप दोनों एक में बेसिस पे लिख सकोगे और आपका आंसर सेम आएगा। इसके आगे जाए, इसके सब केसेस का एक समरी आपको मिल जाएगा। फॉर्जरी के लिए हमने केसेस देखा था। फॉर्जरी का बेसिस हमारा क्या था बच्चों? कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में शेयर सर्टिफिकेट पर साइन किसने की थी? सीएस ने की थी। किसको करनी थी? डायरेक्टर को करनी थी। तो अगर शेयर सर्टिफिकेट साइन कोई और कर लेता है जिसको पावर साइन करने का नहीं था, तो फिर भले ही वो शेयर सर्टिफिकेट कंपनी ने इशू किया हो, पर वो वॉइड माना जाएगा, क्योंकि जिसने इशू किया है वो नकली साइन की है, ओरिजिनल साइन नहीं की गई है। करनी थी डायरेक्टर को, कर दी सीएस ने, गलत माना जाएगा। ये एग्जांपल था फॉर्जरी का, जो केस स्टडी में मैंने यूज किया है। सर अगला पार्ट कंपनीज एक्ट के अंदर क्या हमें कंसिडर करना चाहिए? सर कंपनीज एक्ट के अंदर आपको पढ़ना जितना मैंने बोला उतना ही है। आपको ध्यान से देखो तो आपको 15 मिनट में मैंने आपको जो जो चीजें बोली मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ, सुनो। फीचर्स ऑफ कंपनी, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। नंबर 3 के अंदर टाइप्स ऑफ कंपनीज। नंबर 4 के अंदर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, टाइप्स ऑफ कैपिटल, और फिर आता है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, इंडो मैनेजमेंट एंड कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ये 6-7 कॉन्सेप्ट जो है, इसी में आपकी दुनिया बसी है। किसकी? डॉक्ट्रिन की। क्या आपको समझ में आया मैंने क्या बोला एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. मेरी इच्छा रहेगी कि अगले 2 घंटे में, देखो मेरा काम है कि मैं आपको रेगुलरली मिलते रहूंगा पूरे दिन पे। अभी जो मैंने कराया वो क्या था? अभी जो मैंने कराया वो था आपके कंपनीज एक्ट का पूरा ओवरव्यू। क्या आपको समझ में आया? मैंने इतना ही क्यों कहा? क्योंकि इससे ज्यादा मैं कराऊंगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा, और मैं चाहता हूं कि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, बट आपको क्लैरिटी भी मिलता रहे कि करना क्या चाहिए। अभी क्लियर विथ एवरीथिंग टू व्हाट वी हैव डन टिल नाउ। अब नंबर 2, मैं आज ही 10 बजे, कितने बजे? मैं शक्ति 10 बजे कंपनीज एक्ट के 15 मिनट से 20 मिनट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो मेरे ध्यान में आएंगे, इसके अलावा में जो मैंने ऑलरेडी सेकंड पीडीएफ में भी भेजे, मैं 10 बजे करवाऊंगा। कितने बजे? 10 बजे। मेरी इच्छा है 10 बजे के पहले आपका पूरा कंपनी एक्ट हो जाना चाहिए, प्लस अलॉन्ग विद कंपनीज एक्ट आपका एलएलपी 1 घंटे में खत्म हो जाना चाहिए। 2 घंटा कंपनीज एक्ट, 1 घंटा एलएलपी शुड बी योर प्लान। उसके बाद मैं आऊंगा वापस क्या करवाने के लिए? उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखूंगा, तो आपका क्वेश्चन आंसर्स भी होते जाएगा और आपका पढ़ाई भी होते जाएगा। आर यू क्लियर? Yes, sir. तो 10 बजे मिलोगे प्लीज रिएक्ट, तो मैं भी अवेलेबल रहूंगा मेरे लिए 10 बजे। रिएक्शन दो फटाफट। फटाफट। और एक और बात, मैं पूरा दिन अवेलेबल रहूंगा आज, कल और परसों। रात को 2 बजे तक आप मुझे कॉल कर सकते हो, सुबह 4 बजे का आप मुझे कॉल कर सकते हो। रात को 2 से 4 मैं सोऊंगा, उसके ऊपर नीचे मैं अवेलेबल रहूंगा टू पिक अप योर कॉल। मुझे आप फोन मत करना, आप मुझे खाली ऑडियो मैसेज भेजना, कॉल मी सर, मैं इमीडिएटली व्हाट्सएप कॉलिंग करूंगा, मैं फोन कॉलिंग नहीं करूंगा। तो प्लीज ध्यान रखना, ओनली व्हाट्सएप कॉलिंग, खाली हाई भेजना, डाउट मैं आपको लाइव सॉल्व कर दूंगा। टेक केयर, बाय, सी यू, आओ जो एट 10 PM। बाय। फटाफट पढ़ो, फटाफट पढ़ो, फटाफट पढ़ो।